गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राइजोपरथा। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो राइजोपरथा को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि राइजोपरथा होता क्या है। तो राइजोपरथा एक कीट है, हानिकारक कीट है जो अनाज वगैरह को हानि पहुंचाता है। तो हमने पढ़े थे एक पहले वीडियो में लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो जो हानिकारक कीट थे ये उसी के आगे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। तो उसका सबसे पहला उदाहरण है अपने पास राइजोपरथा। तो आइए शुरू करते हैं राइजोपरथा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास कौन सी होती है जिसके अंदर सारे इंसेक्ट आते हैं। तो ये इंसेक्ट है तो किस क्लास में आएगा, इंसेक्टा में। ऑर्डर कॉलियोप्टेरा। जीनस, जीनस क्या चीज़ होती है, वंश। तो जीनस है राइजोपरथा। स्पीशीज जाति डोमिनिका। जीनस और स्पीशीज को या तो इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं यानी तिरछे अक्षरों में, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। कॉमन नेम लेसर वुड बोरर। वुड बोरर क्या कौन से होते हैं, जिनको काष्ठ भेदक बोलते हैं या काष्ठ छेदक, जो काष्ठ के अंदर, वुड के अंदर छेद कर देते हैं। तो राइजोपरथा डोमिनिका हानिकारक कीट है और यह काष्ठ भेदक या वुड बोरर परिवार का सदस्य है। वुड बोरर फैमिली कौन सी, जिसके अंदर जो ये इंसेक्ट वगैरह आते हैं ना, वो लकड़ी के अंदर छेद करते हैं। इसका लार्वा हानिकारक होता है लेकिन एडल्ट अधिक हानिकारक होता है। सामान्य नाम या कॉमन नेम लघु धान्य भेदक, जिसको लेसर ग्रेन बोरर या फिर लेसर वुड बोरर या फिर घुन कहा जाता है। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। अभी देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, वितरण। तो यह विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटियन है। यह विशेषकर गर्म और सूखे स्थानों पर पाया जाता है। यह कीट प्राथमिक रूप से भारत का निवासी रहा है, लेकिन अब यह पाकिस्तान, अल्जीरिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्यतः गेहूं होता है वीट, तो गेहूं को हानि पहुंचाता है, लेकिन चावल, ज्वार, जौ, सूखे आलू, बीज, दालों आदि को भी ये हानि पहुंचाता है। तो ये जो अनाज होते हैं या दालें वगैरह होती हैं उसके अंदर अपना प्रभाव दिखाता है। अब आते हैं इसके हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास। तो यह गर्म और सूखे स्थानों पर पाया जाता है। राइजोपरथा का लार्वा और वयस्क दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। यह कीट गोदाम जहाँ पर अपने अनाज वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, घरों और अनाज से भरी बोरियों, अनाज की दुकानों आदि में पाया जाता है। यह अनाज का इस प्रकार भक्षण करता है कि दानों की मात्र खोल ही रह जाती है, यानी कि जो दाना होता है उसका अंदर वाला सारा मटेरियल ये खा जाता है, सिर्फ बाहर वाली कवरिंग रह जाती है, खोखले दाने हो जाते हैं। यह अनाज को इतनी हानि पहुंचाता है कि वह काम का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसने मटेरियल तो सारा बीच में से निकाल लिया, अब दानों के ऊपर वाला क्या है, कवरिंग रहेगी सिर्फ, तो अपने किसी काम की नहीं है। यह अनाज की बोरियों, कोठियों आदि के पैंदे में पाया जाता है। पैंदा क्या चीज़ होती है, जो नीचे वाली जगह, तो बोरियों के नीचे नीचे पाया जाता है। यह उड़ भी सकता है, तो इसमें उड़ने की भी क्षमता पाई जाती है। तो ये हानिकारक हो गया ना, क्यों? क्योंकि ये अनाज को ख़त्म कर देता है, तो उसको वजह से इसको क्या बोलते हैं, घुन बोलते हैं। अब आ जाती है इसकी संरचना। तो देखिए इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है राइजोपरथा, है ना, ब्लैक कलर में ऐसा होता है दिखाई देने में ये।
होता तो छोटा सा है लेकिन डायग्राम में बड़ा दिखाया गया है। इसको कॉमन लैंग्वेज में लाल सुरी या लघु धान्य भेदक कहा जाता है। तो इसका जो एडल्ट होता है वो लगभग 3 मिलीमीटर लंबा बेलनाकार आकृति का कीट है। दिख रही है ना आकृति बेलनाकार सी। यह लगभग 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसका रंग चमकीला भूरा या काला होता है। तो देखिए इमेज के अंदर शाइनिंग वाला है ना कलर इसका, शाइनिंग में या तो ब्राउन होगा या फिर ब्लैक होगा। और शरीर खुरदरा होता है। सिर वक्ष के नीचे की ओर झुका रहता है। सिर देखिए जो इंसेक्ट होते हैं ना उनका शरीर 3 भागों में बंटा है। एक तो होता है सिर, फिर उसके बाद वक्ष, फिर उदर। तो ये हो गया इसका सिर, ये नीचे की तरफ झुका हुआ है ना। प्रोथोरैक्स दानेदार छज्जे के रूप में कठोर ढाल के समान होते हैं जो सिर तक बड़ा होता है और अंतिम 3 खंडों से बना होता है। प्रोथोरैक्स क्या चीज़ होती है? थोरैक्स का आगे वाला भाग और अंतिम 3 खंड मिलकर एक फूला हुआ भाग बनाते हैं। और इस त्रिखंडीय भाग के प्रथम 2 खंड त्रिभुजाकार और शीर्ष खंड अंडाकार होता है। ये उसके आगे खंडों की बात कर रहे हैं। इसके जो मुखांग होते हैं यानी कि मुख के अंग होते हैं वो चबाने वाले होते हैं। तो ये भोजन को चबा कर खाते हैं। 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और ये पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। और इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होती। बाहर से देखकर हम मेल और फीमेल को नहीं पहचान सकते। राइजोपरथा बीटल काष्ठ भेदक कुल का सदस्य है और यह लकड़ी के कोठों की दीवार को भेद कर भंडारित अनाज तक पहुंच जाती हैं। यह अनाज के दानों के छेद कर उनमें प्रवेश कर जाते हैं और उनको अंदर से खाकर खोखला कर देते हैं। तो क्या होगा? लकड़ी को भेद कर चले जाएंगे गोदाम के अंदर और वहाँ पे क्या होगा? फिर वो जो दाने हैं अनाज के उसके अंदर चले गए दानों के अंदर, फिर उसके अंदर वाले मटेरियल को खाते जाएंगे और बाहर को क्या कर देते हैं? सिर्फ उसकी कवरिंग छोड़ देते हैं। तो डायग्राम आपने देख लिया, इस तरह से देखने में होता है। पंख पाए जाते हैं इसमें 2 जोड़ी जिनकी वजह से ये उड़ सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब आ जाता है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल क्या चीज होती है? जीवन चक्र। तो इसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं और इसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती। लैंगिक द्विरूपता क्या चीज़ होती है कि बाहर से देखकर हम नहीं पहचान सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, दोनों एक जैसे लगते हैं। इनका जनन काल मार्च से नवंबर तक होता है और दिसंबर में यह शीत निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। इस कीट में बहुसंगमन और बहुतायता समानता पाई जाती है। अब इसके जीवन चक्र में आते हैं 4 पॉइंट्स। पहला एग्स, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। एग्स क्या चीज़ होती है? अंडे। तो इनमें जो अंडे होते हैं वो मार्च से नवंबर के मध्य एक एक या झुंड में दिए जाते हैं। मार्च से नवंबर का इसका टाइम पीरियड होता है जनन काल का। तो ये जनन काल के समय ही अंडे देते हैं। मादा 4 से 23 अंडे प्रतिदिन के अनुपात से 300 से 400 अंडे देती है और अंडे 23 से 60 दिन तक दिए जाते हैं। अंड निक्षेपण के समय बहुत तेजी के साथ ये आहार ग्रहण करता है। अंड निक्षेपण होता है ओवी पोजीशन यानी कि जब ये अंडों को त्यागता है, अंडे देता है, तो ये उस समय क्या करता है? तेजी के साथ भोजन ग्रहण करता है। मादा बीज के मुलायम भाग कौन सा होता है? जो भ्रूण होता है। तो ये भ्रूण के पास एक अथवा समूह में अंडे देती है। जो इसके अंडे होते हैं वो लगभग 0.7 मिलीमीटर लंबे और 0.2 मिलीमीटर व्यास के होते हैं यानी कि देखने में बहुत छोटे होते हैं।
ये लगभग बेलनाकार होते हैं। कौन? अंडे। और एक सिरे पर गोल और दूसरे सिरे पर नुकीले होते हैं। और अंडे दिए जाने के समय ये चमकीले सफ़ेद रंग के होते हैं और कुछ समय बाद इन पर गुलाबी रंग की पारभासी रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो जब अंडे दिए जाएंगे तब कैसे होते हैं? वाइट कलर के शाइनिंग में होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन अंडों के ऊपर क्या होता है? पिंक कलर की लाइन सी बनने लग जाती हैं। तो ये होते हैं इसके अंडे। फिर क्या है? अंडे बन गए। अब अंडों के अंदर क्या होगा? हैचिंग होगी। हैचिंग क्या चीज़ होती है? स्फोटन होना, अंडों का परिवर्तन होना। तो अंडों का परिवर्तन गर्मियों में 5 से 9 दिन में होता है और सर्दियों में ये 15 से 21 दिनों में परिवर्तित होते हैं। यानी गर्मियों में जल्दी होंगे परिवर्तित और सर्दियों में टाइम लगता है। यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो तापक्रम द्वारा नियंत्रित होता है, अधिक ताप चाहिए होता है। इसमें अंडे मध्य पीतकी होते हैं और विदलन परिधीय प्रकार का होता है। देखिए जो ये मध्य पीतकी हैं ये क्या है? पीतक। पीतक क्या चीज़ होती है? अंडों के अंदर जो येलो कलर का पदार्थ पाया जाता है उसको पीतक बोलते हैं। इंग्लिश में योग कहा जाता है, हिंदी में पीतक कहा जाता है। तो ये सेंट्रोलेसिथल, ये जो ना अंडों के आएंगे आगे, मध्य पीतकी, सूक्ष्म पीतकी, अति पीतकी, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड ईयर में करेंगे डीपली। और ये जो विदलन होगा वो परिधीय प्रकार का। विदलन क्या चीज़ होती है? कोशिकाओं का विभाजन किस तरह से होता है तो उसको विदलन कहा जाता है। तो उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, परिधीय होता है, सतही होता है, तो इस तरह से। तो ये विदलन और जो अंडों के अंदर योग की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार होंगे वो सारी स्टडी हम सेकेंड ईयर में करेंगे डीपली। नॉर्मली यहाँ पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसके अंडे मध्य पीतकी प्रकार के होते हैं और विदलन परिधीय प्रकार का होता है। विदलन द्वारा पेरीब्लास्टुला का निर्माण होता है। कोरक ब्लास्टुला बोलते हैं ना जिसको, कोरक, तो ये पेरीब्लास्टुला बनता है। पेरीब्लास्टुला क्यों है? क्योंकि जो इसमें विदलन परिधीय प्रकार का होगा तो उससे पेरीब्लास्टुला बनता है। ये भी एक ब्लास्टुला का प्रकार है। और अंडे से सफ़ेद रंग का लार्वा निकलता है। अंडा भी वाइट कलर का था और उसमें से वाइट कलर का लार्वा निकलेगा। लार्वा बाहर निकलने के पहले अंडे के खोल के वृंत की ओर एक छोटा छिद्र मुखांगों की सहायता से बनाता है और जिससे होकर लार्वा बाहर निकल आ जाएगा। क्या होगा कि लार्वा अपने मुख अंगों की सहायता से अंडे में थोड़ा सा छेद कर लेगा और उस छेद को भेद कर वो बाहर आ जाएगा, अंडे से बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हैचिंग या स्फोटन, यानी कि अंडे को तोड़कर बाहर आना। अब हम स्टडी करेंगे इसका लार्वा। तो लार्वा स्फोटन यानी हैचिंग के बाद शीघ्र बीजों में प्रवेश कर जाते हैं और जो स्टार्च होती हैं या बीज के अंदर का मंड होता है उसको खाकर वृद्धि करते हैं। यदि अंडे पिसे धान यानी आटे में दिए जाते हैं तो ये बाहर भी पोषण प्राप्त करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आटा तो पिसा हुआ ही होता है तो ये बाहर से भी भोजन करने लग जाते हैं। लार्वा रेंग कर चलते हैं। देखे होंगे आपने कैटरपिलर चलते हुए, सब्जियों में निकलते हैं ना कई बार कैटरपिलर छोटे छोटे, तो वो रेंग कर चलते हैं। तो इसका भी जो कैटरपिलर होगा, लार्वा होगा, वो रेंग कर चलता है और 3 से 4 बार निर्मोचन में जाकर 28 से 50 दिनों में प्यूपावस्था प्राप्त करता है। तो लार्वा से आगे कौन सी अवस्था बनती है? प्यूपावस्था। प्यूपा का निर्माण भी तापक्रम पर निर्भर करता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर प्यूपा का निर्माण 28 दिनों में और 23 डिग्री सेल्सियस पर 50 दिनों में होता है। यानी ज़्यादा तापमान होगा तो वो जल्दी परिवर्तित होगा और कम तापमान होगा तो उसको परिवर्तित होने में टाइम लगता है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्यूपा, थर्ड पॉइंट। तो प्यूपा मटमैले सफ़ेद रंग के होते हैं। प्यूपा लार्वा द्वारा किए गए खोखले बीज या बाहर बनता है, यानी वो बीज के अंदर भी बन सकता है और बाहर भी। प्यूपा को एडल्ट में चेंज होने में लार्वा के वयस्क उड़कर एक गोदाम से दूसरे गोदाम में
पहुंच जाते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये आसानी से कोठी, टंकी, जूट की बोरियों में छोटे छिद्रों या दरारों से प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो बोरियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं बोरियों के अंदर। तो अनाज की कोठियों में और अन्य भंडारण स्थलों पर आटा या अनाज का चूर्ण कीट की मृत अवस्थाएं और उनकी क्यूटिकल के आवरण और अंडों के कवच मिश्रित होकर बिखर जाते हैं। अनाज को छानने, फटकने या चुनने की क्रिया के बाद भी अनाज के दानों के अंदर उपस्थित कीट की लार्वा और प्यूपा अवस्थाओं को निकालकर अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उसी के अंदर मिक्स्ड हो जाते हैं, तो उनको अलग करना आसान नहीं है। प्यूपा के समान ही तापमान और सांद्रता के अनुसार एडल्ट बनने में अलग अलग समय लगता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 7 दिनों में यह पूर्ण वयस्क बीटल में परिवर्तित हो जाता है। तो अब फोर्थ स्टेज प्यूपा से क्या बनेगी? एडल्ट। एडल्ट होता है वयस्क बनना। तो एडल्ट, तो वयस्क बीटल कुछ समय तक, कुछ समय यानी कि 2 से 3 दिन तक बीज के अंदर ही रहता है और पूर्ण परिपक्व होने के बाद ही बीज से बाहर निकलता है। यानी कि जब वो पूरी तरह से मैच्योर होगा तभी वो बीज से बाहर निकलेगा। वयस्क का जीवन काल 40 से 80 दिन का होता है। गर्मियों में जीवन चक्र 30 दिन में पूरा हो जाता है और 1 वर्ष में इसकी 5 से 6 पीढ़ियां उत्पन्न हो सकती हैं। फीमेल की तुलना में मेल अधिक समय तक जीवित रहता है। तो ये हो गया स्टेज इसकी चारों लाइफ साइकिल की। एग दिए, एग से क्या बने? लार्वा, लार्वा से बने प्यूपा और प्यूपा से लास्ट में बन जाते हैं एडल्ट, बन जाते हैं वयस्क बन जाते हैं। अब इसका लाइफ साइकिल देखेंगे हम। एडल्ट है, एडल्ट ने क्या दिए? एग्स दिए, ये हो गए एग्स। फिर क्या होगा? 5-6 दिन वो एग्स देगा। फिर एग से 40 दिन के बाद क्या बन जाता है? लार्वा। लार्वा क्या चीज़ होती है? कैटरपिलर। ये दिख रहा है लार्वा, तो ये क्या है? कैटरपिलर है, लार्वा है, रेंग कर चलता है। फिर क्या हुआ? लार्वा से 7 दिन बाद क्या बन जाता है अपने पास? प्यूपा। तो लार्वा अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, उसको बोलते हैं प्यूपा। तो ये प्यूपा बन गया 7 दिन बाद, और उसके बाद उससे बाद में क्या बन जाता है? फिर से एडल्ट। तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये है इसका जीवन चक्कर, लाइफ साइकिल। किसका? राइजोपरथा का। सिंपल है। इंस्टार बनते थे, 2 से 3 इंस्टार बनते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एडल्ट बनता है, निर्मोचन होता है, इंस्टार बनते हैं। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। एडल्ट, एडल्ट से एग, एग है वाइट कलर के। फिर उससे क्या हुआ? लार्वा निकला कैटरपिलर के जैसा। फिर लार्वा से प्यूपा बन गया और प्यूपा से लास्ट में एडल्ट बन गया फिर से। ये देखिए। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका डैमेज। डैमेज क्या चीज़ होती है? क्षति, हानि। क्या हानि पहुंचाते हैं ये? तो राइजोपरथा डोमिनिका हानिकारक कीट है जो हमें अत्यधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। एडल्ट और लार्वा दोनों ही भंडारित अनाज को हानि पहुंचाते हैं। भंडारित अनाज जो संग्रहित अनाज है, स्टोर किया हुआ अनाज है। लार्वा की तुलना में जो एडल्ट है वो अधिक हानिकारक होता है। ये बात पीछे भी स्टडी की थी। यह गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, तिल, आलू, बिस्किट आदि खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाता है। यह अनाज के अलावा पिसे अनाज को भी हानि पहुंचाता है। लार्वा और एडल्ट दोनों अनाज को बहुत तेज़ी से खाते हैं और दानों को खोखला कर देते हैं, जिससे क्या होता है? अनाज को पीसकर चूर्ण या पाउडर में ये बदल देते हैं। इसमें केवल
आटा ही शेष बचता है, यानी कि वो क्या होता है भी उसका दानों का आटा सा बना देते हैं। ऐसा अनाज मनुष्य के काम के योग्य नहीं रहता। तो क्या होगा कि वो खा जाएंगे, सारे अनाज के अंदर वाला मटेरियल खा जाएंगे, या फिर उसको पीस कर आटा बना देती हैं और उसके बाहर वाली शेल रह जाती है अकेली दानों की। तो जिससे क्या है वो आटा या फिर वो खोखले दाने हैं वो अपने किसी यूज़ के नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अनाज और दालों वगैरह को हानि पहुंचाते हैं। राइजोपरथा का यही हानिकारक प्रभाव है कि ये अनाज को ख़त्म कर देता है, उसको उपयोग योग्य छोड़ता ही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।